नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 8 की विज्ञान विषय की चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है श्वसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाए हैं उनकी पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे श्वसन। ये जो वर्ड लिखा हुआ है बेटे श्वसन, ये श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं? हम आम भाषा में जानते हैं श्वसन मतलब सांस लेना। हाँ, वास्तव में सांस लेना ही है। देखो, श्वसन ऐसे आप मान लीजिए कि आप आराम से कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं और पीछे से कोई खतरनाक सा कुत्ता आपका मतलब पीछे काटने को दौड़े। जब काटने को वो दौड़ेगा तो आप भागेंगे और आप उतनी स्पीड से भागेंगे जितनी कि आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, पावर, जितनी क्षमता है, पूरी जान लगा देंगे अपने आप को बचाने के लिए। जब कुत्ते की पकड़ से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर अपने आप को आप रोकेंगे, फिर आप फील करना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कि आपकी जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो स्पीड से ज्यादा चल रही होगी और आपकी सांस फूल जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी की बहुत कमी हो गई, ताकत खत्म हो गई बिल्कुल। श्वसन सांस लेने की एक क्रिया है। इस सांस लेने की क्रिया के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है ऊर्जा। देखो, इस पूरे संसार में प्रत्येक जीव जो है वो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है और उन सूक्ष्म इकाइयों की कोशिकाएं होती हैं, मतलब जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका जो है जीव की छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो उसको उसके जनन में, उसको कुछ ना कुछ संपोषित करने में, कुछ ना कुछ पोषण देने में उसका कार्य करती है। यहां तक है कि हम सोते हैं, जागते हैं या कोई काम करते हैं, हमें हर एक टाइम मतलब हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और श्वसन जब तक आप करते रहोगे तब तक आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और आदमी की श्वसन क्रिया उसके मरणों उपरांत खत्म होती है, जब वह उसकी जो बॉडी से उसकी कहते हैं अंतरात्मा जब निकल जाती है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं होती और श्वसन क्रिया भी बंद हो जाती है। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारे लिए भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमारे लिए भोजन से प्राप्त होती है। जैसे आप देखते हो कि आप पढ़ रहे हो, लगातार 5 घंटे तक पढ़ते रहो, लगातार 5 घंटे तक पढ़ते रहोगे। आपने खाना खा के बैठे थे और फिर पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे, बोलते रहे, लगातार रिपीट करते रहे उन्हीं चीज़ों को। जब रिपीट करते रहे आप, तो आपने देखा कि 5 घंटे बाद आपको फिर दोबारा से भूख लगने लगी। क्यों? हमने कोई काम तो किया नहीं। जब हमने काम नहीं किया तो हमारी ऊर्जा, एनर्जी वो लॉस कैसे हो गई, खत्म कैसे हो गई? क्योंकि हम सांस ले रहे थे, लगातार हम सांस ले रहे थे। जब हम सांस लेते रहेंगे लगातार, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी की में क्रियाएं होती रहेंगी और क्रियाएं होती रहेंगी तो हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती रहेगी और एनर्जी लॉस होती रहेगी। उस एनर्जी को पुनः हमें इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन लेना पड़ेगा। श्वसन में आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में 21% ऑक्सीजन है। उस 21% ऑक्सीजन में से ही आपको लेनी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, मतलब सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, हमारे फेफड़े होते हैं। ये सब फेफड़े जो होते हैं, हमारे फेफड़ों से ही हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में एक कोशिकीय श्वसन होता है और ये कोशिकीय श्वसन जो हमारे ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ग्लूकोज का आपने देखा होगा C6, H12 और O6, मतलब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ये सारी जो क्रिया हैं ये हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती हैं। और ग्लूकोज ऐसा नहीं है आपको ग्लूकोज कोई चीज ग्लूकोज पिए तभी ग्लूकोज प्राप्त हो, किसी मीठे पदार्थ खाने से ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। कई बार हम बहुत सारी चीजें मीठी नहीं खाते, फिर भी ग्लूकोज हमारी बॉडी से उत्पन्न होता है। वो जो अंदर से हम जो बाहरी चीजें खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होती हैं और हमें उनसे ग्लूकोज प्राप्त होता है।
इस ग्लूकोज को तोड़ने के बाद देखो हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होती है। ऐसे आप देखें C6H12O6 प्लस, मतलब इसमें हमें विखंडन करना है, ऑक्सीजन के साथ इसकी हम मान लें क्रिया करना है, तो हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त करनी है। ऊर्जा को हमने यहां लिख लिया, ठीक। अब इसकी पहले तो हमें बैलेंस करना है, इसका हमें बैलेंस कैसे होगी ये बैलेंस, और हम इसकी हमने क्रिया गर्म करने पर, इसको मतलब हीट करने पर इसको हमें ऊर्जा हमें इसमें से निकालनी है। ऊर्जा को निकालेंगे तो इसमें से जल भी निकल जाएगा, जल H2O। अब देखो मैंने जल निकाल दिया और ऊर्जा निकाल दी, ठीक। इसमें से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालनी है, CO2 निकल गई, जल निकल गया और ऊर्जा भी निकल गई। अब इसको मैं बैलेंस कर लेना है। 6 से हमने ऑक्सीजन की गुणा कर ली, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 12। जब ऑक्सीजन 12 हो गए तो देखो 12 ऑक्सीजन तो ये हैं और 6 ये हैं, कितने हो गए 18। कार्बन कितने हैं हमारे 6, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 12। तो अभी हम कार्बन और हाइड्रोजन को भूल जाएं फिलहाल, ऑक्सीजन को याद रखें सिर्फ। यहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा CO2 का, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमें यहां से देखो 12 ऑक्सीजन है 12, ठीक। तो हमने यहां देखो 6 लगा दिया। अब देखो 6 और दूनी 12, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे हो गए पूरे। अब देखो यहां से एक C है, C कितने हैं 6, तो यानी कि यहां से C का काम खत्म हो गया, यहां से इसका काम खत्म हो गया। अब यहां से बचा हमारा H12 और O6, H12 और O6 बचा। अब देखो बेटे यहां H के कितने हैं, जल निकाल दिया हमने, तो H के 2 हैं, O 1 है, H के यहां पे कितने हैं 12, O के कितने हैं 6, तो 6 से इसकी गुणा करते हैं हम, 6 दूनी 12, H के 12 हो गए। अब O के कितने बचे 6, तो देखो O के कितने हो गए यहां से 6, यानी कि अब हमारी पूरी जो रिएक्शन है वो हो गई हमारी बैलेंस। अब देख लेंगे यहां पे क्या क्या चीज क्या क्या बन रही है। देखो ये है ग्लूकोज और ये है आपकी ऑक्सीजन, यह है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यह है आपका जल और यह है आपकी ऊर्जा। ये हमारी रिएक्शन से हुआ हमारे लिए प्राप्त। मतलब अब इसमें हमें यह भी बताना है कि ऊर्जा हमारी कितनी प्राप्त हुई, ग्लूकोज से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो देखो मैं आपको बता दूं, C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है वो ऊर्जा कितने किलो कैलोरी आपके लिए प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है आपको 686 किलो कैलोरी एनर्जी। 686 किलो कैलोरी जो एनर्जी होगी आपके लिए वो प्राप्त होगी इतने कार्य करने से। अब देखो अगली बात जो हमारी लिखी हुई है श्वसन की परिभाषा। श्वसन की परिभाषा क्या है, श्वसन किसे कहते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन मतलब भोजन जो होता है हमारा शरीर की कोशिकाओं हमारा जो भोजन पहुंचता है उसका ऑक्सीकरण करना। मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण या जरण करती है, ऑक्सीकरण या जरण करती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, भोजन में ऑक्सीकरण करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। यही हमारा क्या है, श्वसन की परिभाषा। देखो अगला बिंदु लिखा हुआ हमारा वायवीय श्वसन, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया का ऑक्सीकरण CO2 और H2O में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जो श्वसन हो रहा है वो CO2 और H2O की उपस्थिति में हो, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में हो, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी? वायवीय श्वसन। अब देखो मैंने अभी आपको अभी बताई थी रिएक्शन C6H12O6 किस किस के साथ कर रहे थे हम ये पूरी क्रिया? अभी हमें इसमें क्या क्या बताया मैंने आपको? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी और क्या बताया था मैंने आपको? जल। तो देखो इसको बैलेंस कर लो आप, C6H12 और O6 हमारा ऐसे रहेगा और O12 हो जाता है हमारा। अब जो क्रिया कर रहे हैं हम उसमें हमें ये बताना है एक्चुअल कितनी एनर्जी निकली। मैंने अभी आपको रिएक्शन में बता दी, लेकिन मतलब जब वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो हम दोबारा मैं बता दूंगा आपको। तो पहले तो आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, CO2 आपका बाहर निकल गया, प्लस H2O अलग हो गया, प्लस ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त होगी आपको 686 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। इसको बैलेंस कर लें, O के 12 हैं, H के 6 हैं, O के 6 यहाँ हैं और C के 6 हैं। तो 6 हमने यहाँ पे लगा दिया, C के 6 पूरे हो गए और O के जो हमारे 12 थे वो पूरे, मतलब ये वाला पूरा हो गया और ये वाला पूरा हो गया। अब यहाँ से इतना बचा और यहाँ से इतना बचा, यहाँ हमने 6 लगा दिया, हाइड्रोजन के 12 हो गए और O के 6 हो गए। अब जो हमारी बची वो इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ये है आपकी वायवीय श्वसन क्रिया, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण जो है वो CO2 और जल की उपस्थिति में हो। उसके बाद मैं बताऊंगा भी अवायवीय श्वसन। अभी हमने तो वो वायवीय श्वसन पढ़ा था, अवायवीय श्वसन पढ़ेंगे, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, सॉरी, उसमें उपस्थिति में पढ़ा था, इसमें अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया जो है वो CO2 और एल्कोहल के साथ हो, CO2 और एल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण हो, मतलब अपूर्ण, आधा अधूरा काम हो, आधा अधूरा जो काम होगा वो हम क्या करेंगे। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला वही रहेगा, यहां जो लेंगे हम वो कोई ऐसी चीज लेंगे जो हमारी काम की नहीं, मतलब एल्कोहल टाइप की, ईस्ट कोशिका ले लें आप। देखो जब मैं कार्य कर रहा था जल के साथ और CO2 के साथ, तब आपकी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। अब मैं जो कार्य कर रहा हूं वो CO2 के और एल्कोहल के साथ कर रहा हूं, तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा? तो आपको मतलब कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी ये हमारे लिए बताना है। मतलब जब आप सिर्फ CO2 की शादी कर रहे हो, दूसरा हमारा ईस्ट कोशिका है, इसमें कार्य करना है। तो पहले देखो आप निकाल दें, उसमें हमने निकाला था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपने बाहर निकाल दिया। जल की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जल की जब हम बात नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद इसमें देखो H के 12 हैं, O के 6 हैं, जल तो फिर भी है आपका इसमें। जब जल इसमें फिर भी है आपका, तो देखो मैंने C के O के 2 निकाल दिए, C 1 निकाल दिया। यहाँ C कितने हमारे 6 और O कितने हमारे 6। जब O 6 है, C 6 है, C मैंने 1 निकाल दिया और O मैंने निकाल दिए 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले यहां से हमें पता रहा ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये हमारा पूरा बैलेंस है। जब हमारा पूरा बैलेंस है तो हम यहां से निकालेंगे। अब जैसे हमारा AH2O का फॉर्मूला था वैसे ही हमें पूरे फॉर्मूला निकालना है, वो एथिल एल्कोहल का निकालना है। एल्कोहल मतलब इस पूरे क्रम से आपको एल्कोहल बाहर निकालना है। अब आप देख लो एक बार, बैलेंस कर लेंगे, चलो देख लेंगे। ऐसा भी C के कितने हैं 6, यहां कितने हो रहे हैं देखो 6 ये हो रहे हैं, एक ये हो रहा है 7 हो रहा है। H के कितने हैं 12, यहां कितने हो रहे हैं H के 5 और 1 6 हो रहा है। O के कितने यहां पर 6, यहां कितने हो रहा है 2 और 1 3। अब कितने ज्यादा और कितने कम हमारे बच रहे हैं, कितने ज्यादा हो रहे हैं? देखो अगर आप इसकी 2 से क्रिया कर दो तो H के यहाँ C के यहाँ हो जाएंगे 2 और H के हो जाएंगे O के हो जाएंगे यहाँ पर 4। जब C के 2 हो जाएंगे और H के O के हो जाएंगे 4, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ से गलत। यहाँ रखें आप C के 2, जब C के 2 रख लेंगे यहाँ पर H के 5 रख लेंगे और OH बच जाएगा हमारा। ये वाली इतना हमारा हो जाता है पूर्ण।
जब ये पूर्ण हो जाता है तो अब देखो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए सी के, और हैं कितने यहाँ पर 6। तो इन दोनों में 2 और 2 4 जोड़कर 6 में कितने कम रह गए, 2 कम रह गए। तो यहाँ पे लगा दें आप 2। अब देखो एक बार दोबारा से 6 कितने हैं 6, सी के कितने हो गए 2 और सी के यहां से कितने हो गए 4, यानी कि सी हो गया आपका कार्बन हो गया पूर्ण। अब देखो H 5 है जी, 5 दूनी 10, 10 हो गए, और एक H ये है 10, मतलब 5 दूनी 10, 10 तो ये हो जाते हैं, और इस H की 2 से गुणा करोगे 2 ये हो जाएंगे, तो H के भी 12 हो गए, ये भी हो गया हमारा खत्म। अब यहां से बचा हमारा O। अब वो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, O कितने हमारे यहाँ पर 6, तो 2 दूनी 4, 4 तो ये हो जाएंगे, और 2 की इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 6, यानी कि ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने जो प्राप्त किया वो आपने 2 चीजें प्राप्त की, एक तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपने प्राप्त किया एल्कोहल का फॉर्मूला, यानी कि एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल है आपका, एथिल एल्कोहल। अब देखो इस पूरे ग्लूकोज के फॉर्मूले से ग्लूकोज के पूरे फॉर्मूले से आपने कोष के यीस्ट इसमें जोड़कर ग्लूकोज के फॉर्मूले से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, एथिल एल्कोहल को बाहर निकाल दिया। अब आपको यह बताना था कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कितनी % आपके लिए प्राप्त हुई। तो यहां से जो प्राप्त होगी आपको 56 किलो कैलोरी आपके लिए ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि एथिल एल्कोहल का जो हिस्सा है वो आपने अपूर्ण रूप से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह कार्य किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपके लिए इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब उसके बाद देखेंगे आप मानव श्वसन तंत्र। देखो अगली बात करते हैं हम मानव श्वसन तंत्र। देखो मानव का जो श्वसन तंत्र है ये निर्भर करता है उसके फेफड़ों पर। मानव मतलब मानव के प्रमुख जो हैं वो श्वसनांग जो श्वसन क्रिया को आगे बढ़ाते हैं या श्वसन क्रिया में प्रमुख भाग लेते हैं, वो उसके फेफड़े होते हैं जो पसलियों के बीच में बने हुए होते हैं, मतलब पसलियों के और कशेरुदंड के बीच में होते हैं। इसी एक साइड कशेरुदंड और एक साइड पसलियां और कशेरुदंड के बीच में जो होते हैं वो हमारे फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों का मेन कार्य होता है आपकी श्वसन क्रिया को करना। अगर फेफड़ों में कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारी श्वसन क्रिया में भी एक प्रकार से दिक्कत सी महसूस होने लगती है। इसी में देखो दूसरा बिंदु हमारा बाह्य श्वसन अंग। बाह्य श्वसन अंग क्या है? मतलब वे समस्त अंग जो गैस विनिमय में मतलब गैस में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन युक्त वायु को बाहर से हमारे अंदर लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मतलब गैसों से मतलब नहीं रखते, ऑक्सीजन से मतलब रखते हैं। ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों में अंदर ले जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। उसी के बाद हमारा दूसरा है सहायक श्वसन अंग। देखो जैसे हर एक किसी काम में एक आदमी मेन होता है और एक उसका सहायक होता है। सहायक का काम भी मेन के जैसा ही होता है, लेकिन मेन का काम सहायक कर सकता है, लेकिन मतलब बिल्कुल पूरा उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर वो कार्य नहीं करेगा, अगर वो उसको आदेश देगा तभी वो करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। तो श्वसन मतलब बाह्य श्वसन का मनुष्य में मनुष्य का जो मुख होता है, मुख के ऊपर एक जो जोड़ी होती है ना, ऐसे मतलब हमारी जो ग्रास नली है, हमारी श्वसन मतलब एक प्रकार से सांस लेने का हमारी नाक से एक रास्ता है पूरा। अब उस रास्ते से हमारी सांस ली जाती है। वहां से मतलब हमारी गली में या कोई दिक्कत हो जाए तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत सी महसूस होने लगती है। मतलब मनुष्य में मुख के ऊपर एक जोड़ी बाह्य नासा रक्त स्थित होती है, मतलब रंध्र, छोटी छोटी नसें होती हैं। ये दोनों नासा रंध्रों के बीच में कार्य करती हैं। ये जो नासा रंध्रें होती हैं वो नासा रंध्रों का कार्य होता है नासापट को अपने अंदर नासिका में या अपने अंदर रोककर मुख गुहा में उस चीज को प्रवेश कराना। मुख गुहा में अगर वो चीज प्रवेश हो जाएगी तो हमें सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जैसे हमारा गला जो होता है ना, गला
ये मान लो गला है, वैसे लग नहीं रहा है गला जी, मान लेंगे। अब इस गले में हमारे 2 पाइप होते हैं, एक पाइप तो हवा जाने के लिए होता है और एक पाइप होता है हमारा खाना अंदर जाने के लिए। कई बार क्या होता है, आपने कई बार महसूस किया है कि आप खाना खाते वक्त बातें कर रहे हो और बात करते वक्त वो जो खाना जहां पहुंचना था वहां ना पहुंचकर जरा सा भी फिसल जाए, और जरा सा फिसल गया तो वो हवा वाले पाइप में चले जाता है, और जब हवा वाले पाइप में चला जाता है तो हमें फंदा लग जाता है। जब फंदा हमें ऐसे तो लगता है, दूसरा फंदा लगने का कारण एक होता है हमारी जो नली होती है, हमारी ग्रास नली होती है, हमारी जो गर्दन होती है, इसमें ऊपर हमारा एक जो लार होती है ना, हमारा खाना पेट में हमारे तभी पहुंचता है जब वो खाना हमारे गले मुंह में घूमने के बाद लार में लिपट जाता है। लार में जब तक वो ना लिपट जाता वो अंदर खुशक रहेगा, और खुशक खाना हमारे अंदर जाएगा नहीं। अगर खुशक खाना कोई चीज़ जाती तो वैसे मुंह में लेते और गटागट सटक लेते, ऐसा नहीं होता, उसको हम चबाते हैं, उसको लार में लपेटते हैं, तब अंदर जाता है वो। कई बार हमें चावल खाते वक्त फंदा लग जाता है क्योंकि वो लार में लिपट नहीं पाता, मतलब लार में वो अच्छी तरह से लबालब नहीं हो पाता। जब लार में नहीं लबालब हो पाता तो जब हमें फंदा लग जाता तो हमारी नाक के राह चावल के जो कुछ दाने हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए होता है कि हमारे जो 2 पाइप हैं, एक पाइप हवा का और एक पाइप खाने का है, तो हमारे खाने वाले पाइप में ना जाकर वह एयर वाले पाइप में चला जाता है, और एयर वाले पाइप में अब चला जाएगा तो हमारे लिए फंदा लग जाएगा। अब इसके बाद जो मानव श्वसन तंत्र के जो अन्य बिंदु हैं वो मैं तुम्हें एक पिक्चर के माध्यम से, मतलब एक चित्र के, एक तस्वीर की, एक कैलेंडर के माध्यम से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।